आर्नोल्ड क्लासिक यूके 2026 दोस्तों चल रहा है। फिलहाल क्लासिक फिजिक डिवीजन हमारे सामने खत्म हो चुकी है और रिजल्ट्स कुछ ये रहे। नंबर 1 पे आते हैं माइक समरफील्ड और दूसरा नंबर लगता है वेस्ले विजर्स का। कुल मिलाकर के ये दोनों ही वो एथलीट्स थे जिनका कि नाम इस शो में था और लीडिंग फेस यही थे, बाकी होते तो और भी एथलीट्स हैं। इस शो के अंदर ये देखा गया कि माइक ने इस बार आखिरकार वेट वेइंग स्केल पे सक्सेसफुली एक लिमिट के अंदर अपना प्रेजेंट किया, यानी कि इस बार ओवरवेट नहीं गए आर्नोल्ड ओहायो की तरह और यहाँ पर वो compete करते हुए नजर आए। पर बहुत अजीब चीज़ ये लगी, और अजीब तो नहीं थी, एक्सपेक्टेड थी। माइक समरफील्ड इस बार इतने पतले थे दोस्तों, इनका फेस वेइंग से पहले ही ऐसा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था मान लो इन्होंने कितना ही मसल मास लूज कर दिया हो। आमतौर पे इतना छोटा फेस इनका कभी भी नहीं दिखता है कंपटीशन से पहले, और ये पता लग रहा था कि इन्होंने अच्छा खासा मसल मास कॉम्प्रोमाइज़ करा है। काफ़ी ज़्यादा हार्श डाइटिंग इन्होंने करी है इस कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए ताकि इनका वजन नीचे आए। एट द एंड कुछ नहीं बचता तो एथलीट्स अपना मसल लॉस ही करते हैं, और कई बार देखा गया है 212 या फिर क्लासिक एथलीट्स वजन नीचे गिराने के लिए 1 मील अ डे तक भी आ जाते हैं। कई एथलीट्स ने ऐसा पास्ट में क्लेम करा है। कोई बड़ी बात नहीं है, माइक समरफील्ड आखिरी के दिनों में सिर्फ 1 मील पर आ गए हो ताकि इनका वजन 205 LBS के अंदर अंदर आ जाए। और इस चीज़ का एक नतीजा देखने को ये मिला कि माइक की फिजिक उस तरीके से बड़ी नहीं थी, उतनी ज़्यादा ब्लोन आउट और हार्ड नहीं थी जितनी कि हम आमतौर पे देखते हैं। देखो माइक समरफील्ड ना दोस्तों इतने छोटे लैट्स के साथ पहले कभी भी दिखाई नहीं दिए। इनके फेस से देख करके पता लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये पतले हो चुके हैं मसल वाइज, और इतना ज़्यादा मसल मास लूज होना ही एक कारण था जिसके चलते इन्होंने ये कॉम्पिटिशन खेल भी लिया। यहाँ पे आते ही इन्होंने वेस्ले विजर्स को हरा दिया और क्लासिक डिवीजन को आखिरकार जीत गए। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस साल के ओलंपिया को भी माइक इसी तरह खेलेंगे, इतना पतला होकर के, अपने बेस्ट वर्जन से बहुत दूर होकर के? डेफिनेटली रेमॉन डिनो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख सकते हैं इनके आगे। वैसे भी जजेस उनको हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं, तो ऐसे में रेमॉन का जीतना काफ़ी ज़्यादा तय है इस बार के ओलंपिया में जब माइक उनको फेस करेंगे। फिलहाल इस कंपटीशन की बात करें तो माइक की बॉडी में हम ये देखेंगे कि लेग्स काफ़ी डाउन साइज्ड थे, लैट्स तो दिखाई दे रहे थे कि कितने सिकुड़ गए, शोल्डर्स एकदम फ्लैट छोटे हो गए। बैक एक ऐसा मसल है जो उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और बैक के अंदर मास अभी भी था, पर वो किस्म की फुलनेस और क्रिस्पीनेस नहीं थी। ग्लूट्स बहुत ज़्यादा शार्प थे इस एथलीट के, और हैमस्ट्रिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा शार्प थे। पर अगेन ये कोई बेस्ट माइक समरफील्ड नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये और ज़्यादा पतली स्किन के साथ और ज़्यादा थिक मसल्स के साथ, ज़्यादा ग्रेनीनेस के साथ दिखते हैं। इसीलिए दोस्तों क्लासिक डिवीजन इनका बेस्ट वर्जन अब निकाल के ला पाने में हो रही है नाकामयाब, बल्कि क्लासिक फिजिक डिवीजन इनको वर्स्ट बना रही है। वहीं वेस्ले की अगर बात करें तो वेस्ले इस कंपटीशन में जैसे दिखाई देते हैं आमतौर पे वैसे ही दिखे। इस कंपटीशन में एक और काफ़ी बड़ी दिक्कत थी कि लाइटिंग बहुत हार्श थी। पिछले आर्नोल्ड में लाइटिंग बड़ी प्रॉपर थी, और आर्नोल्ड क्लासिक US में ना मैंने देखा कि लाइटिंग हमेशा ही अच्छी दिखती है, ज़्यादा करके बहुत बेहतर होती है। पर इसमें आर्नोल्ड क्लासिक UK में आप देखो इनकी स्किन टोन पे कितनी हार्श लाइट पड़ रही है, तो लाइटिंग ज़्यादा होने की वजह से वैसे भी मसल सेपरेशन छुप जाता है। तो प्रमोटर्स इस चीज़ को हमेशा ऊपर नीचे करते हैं। अब देखो वेस्ले के अंदर भी आपको मसल्स में ज़्यादा बारीकियाँ नहीं दिख रही होंगी। अगेन ऐसा नहीं है कि ये ऑफ आए हैं, प्रॉब्लम लाइटिंग की है। वेस्ले अच्छी शेप में दिखाई दिए, और डेफिनेटली इनकम्प्लीट होने के कारण, ग्लूट्स ना होने के कारण, हैमस्ट्रिंग्स ना होने के कारण वो हार गए माइक से। तो मैंने आपको ये बात पहले बोली थी कि वेस्ले नहीं जीत पाएंगे, और प्रॉब्लम यह है कि वेस्ले आर्नोल्ड में फिर भी नंबर 1 नंबर 2 पे आ जाते हैं, पर ओलंपिया के लिए ये नहीं बने। ये ओलंपिया में कहीं ना कहीं 7वें 8वें नंबर पे ही इस बार भी लगता है आएंगे, अगर इसी तरीके की इनकी हमें बॉडी देखने को मिली। सही बताऊं तो मुझे आर्नोल्ड US का पैकेज वेस्ले विजर्स का ज़्यादा बेहतर और फुल दिखाई दिया था इस पैकेज के मुकाबले। हाँ, इसमें मैं लाइटिंग को भी दोष दूंगा, वो भी मसल्स की फुलनेस को इनसे छीन ले रही है और बहुत फ्लैट और टोन डाउन बॉडी दिखा रही है, सॉफ्ट और धुली हुई बॉडी जिसको कहते हैं वो। बाकी ये साइड चेस्ट पोज है, इसके अंदर आपको माइक बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। तो साइज तो देखो आज भी है, भले ही कितना भी लूज कर दे, और हैमस्ट्रिंग्स में अलग ही लेवल की क्रिस्पीनेस है। तो वेस्ले इनसे वाला पोज भी हार गए। यही नतीजा रहा जिसके चलते कुल मिलाकर के माइक समरफील्ड ने पूरा आर्नोल्ड क्लासिक जीत लिया क्लासिक फिजिक डिवीजन के अंदर। अब देखते हैं ओलंपिया में क्या करेंगे यार। मेरे को तो थोड़ा सा लगता है कि माइक समरफील्ड को आगे जाकर के एक अलग दिशा में सोचना पड़ेगा। देखो हुआ ब्रेवन एंसले के साथ भी था, उनको भी लगता था कि मैं क्रिस बमस्टेड को हरा दूंगा। क्रिस ग्रो करते चले गए और ब्रेवन वहीं के वहीं फंसे रह गए। आज मुझे माइक समरफील्ड की वही हालत दिख रही है, फंस गए हैं इस डिवीजन में। ये डिवीजन जब ग्रो ही नहीं होने दे रही तो इस साल का ओलंपिया कैसे जीतेंगे, मुझे अभी से डाउट है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ज़रूर बताना। क्या अब समय आ गया है माइक समरफील्ड के लिए फाइनली मेंस ओपन में स्विच होने का? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, यह बहुत कुछ तबाही मचा सकते हैं। ये बॉडी जो अभी 205 पे है, अगर आ जाए 227 पे
227 से 230 LBS के बीच में ये एथलीट इतना डैमेज ज़रूर कर देगा कि टॉप 5 में आ जाएगा। कंप्लीट एथलीट है ये, बस वज़न बढ़ाना है और वो इनकी बॉडी बढ़ाना चाहती है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताना।